नमस्कार, अजय त्रिवेदी। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आरएसएस का प्रचार किया, जिस तरह से उन्होंने आपातकाल की चर्चा की, योजनाएं उन्होंने बहुत सारी बताई, 103 मिनट लंबा भाषण, और उस भाषण में आम जन के लिए अगर भक्तों से बात कीजिएगा तो बहुत सारे लुभावने वादे भी उन्होंने किए। युवाओं को नौकरी देने का भी वादा कर दिया। फिर से वो 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा आप लोगों को याद होगा। किसानों के लाभ की भी बात की उन्होंने, आपको वो भी याद होगा कि किसानों की आय दुगनी करने का वादा कब हुआ था। महिलाओं की सुरक्षा का मामला भी है, आप सब वाकिफ हैं उससे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस ढंग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 सालों पर उनकी उपलब्धियां गिनाई, उनका अनुशासन, उनका समर्पण, राष्ट्रभक्ति, तमाम विशेषणों के साथ उसकी व्याख्या की गई। और इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से जो चित्र जारी किया गया, राष्ट्रपिता के ऊपर सावरकर, आज हम चर्चा इन्हीं बिंदुओं पर करने जा रहे हैं। और हमारे सामने आप सब देख रहे हैं, कॉमरेड अमृत कुमार जी विराजमान हैं। अमृत कुमार जी, कल जो कुछ भी हुआ 79th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, इसके बारे में अपनी कुछ विचार रखिएगा। यहां तक कि कांग्रेस ने इस केंद्र सरकार के या हम कहें कि मोदी सरकार के इस आयोजन को एक तरह से बहिष्कार ही किया है। राहुल गांधी, दोनों प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और खड़गे साहब, कोई नहीं गया। उन्होंने कांग्रेस भवन में, कांग्रेस मुख्यालय पर झंडोत्तोलन किया। अमृत कुमार जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने उन बलिदानी शहीदों को याद करते हुए उनसे एक स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि आज हम देश के 79 हाँ 79वां अमृत महोत्सव मनाने के बाद जी, जो अगले कदम में हम बढ़े हैं, स्वर्ण जयंती मनाने की ओर जो बढ़ रहे हैं लगातार, जी जी, उसमें देश का प्रधानमंत्री अपने ही शपथ ग्रहण का उल्लंघन करते हुए, संविधान का उल्लंघन करते हुए, जिस तरह का गौरव गाथा एक ऐसी एनजीओ जो आज तक भारत के संविधान के तहत किसी भी एक्ट में उसका नाम नहीं, वो रजिस्टर्ड नहीं। यही वजह है कि उनके नाना प्रकार हैं इस देश में, और आसानी से वो कह भी जाते हैं बहुत सारी घटनाओं का कि आरएसएस का आदमी नहीं। कोई भी आप स्वयंसेवी संस्था दुनिया के हर कोनों में चलाते हैं तो उस देश के कानून के हिसाब से आपको पंजीकृत होना पड़ता है। भारत में भी ये व्यवस्था है, लेकिन इन पर लागू नहीं होती। क्यों नहीं लागू होती? कि जब यही आरएसएस हिंदू महासभा के रूप में था
तो द्विराष्ट्रवाद के नाम पर 1935 में अंग्रेजी सरकार ने जो एक ऑप्शन दिया था सरकार बनाने का, उसमें सरकार बनाई। शेष लोग उस समय कांग्रेस ही थी, कांग्रेस में सब थे, शेष लोगों ने उसे जो है बहिष्कार किया कि हम ऐसी सरकार बनाने का कोई मतलब नहीं है जिसमें कोई हमको कोई अधिकार ही ना हो। जी। लेकिन इन लोगों ने बनाई। नतीजा भारत पाकिस्तान जो दिख रहा है वो आपको ये दिखता नहीं अगर ना बनाए होते तो। खैर, इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन किया। आज वह संगठन या राजनीतिक रूप से भाजपा अमेरिकी साम्राज्यवाद के समर्थन की ओर है और इस समर्थन ये सोच के कर रही है कि हम जूनियर पार्टनर हो जाएंगे। ये भी इनको पता चल गया कि हम जूनियर पार्टनर नहीं होंगे, पिछलग्गू बन के ही मुझे रहना पड़ेगा, और हैं भी। जी। जहाँ तक गांधी का सवाल है, जहाँ भगत सिंह का सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का सवाल है, खुदीराम बोस का सवाल है, या XYZ तमाम जो जिन लोगों ने बलिदान दिया, बलिदान दिया, उनके ऊपर इनका बलिदान रखने का, इनका जो है सेवा रखने का मतलब यही है कि वो RSS को जस्टिफाई कर रहे हैं एक ऐसे मंच से जो मंच देश के लिए स्वतंत्रता जो है दिवस मनाते हुए जो झंडा तोलन किया जाता है या हमारे प्रधानमंत्री का उद्बोधन होता है, वह उद्बोधन हमारे द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के बाद आगे क्या लक्ष्य है, सरकार की क्या नीति होगी, या इस पर बात करने का मंच है। तो RSS का गुणगान करने का मंच नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री तो न प्रधानमंत्री के रूप में नज़र आए वहाँ, और ना ही जो है वो एक सांसद के रूप में भी नज़र नहीं आते। वो सांप्रदायिक गठजोड़ को जो है बढ़ावा देने की और जो है एकदम खुली छूट जैसा RSS को करने की कोशिश उन्होंने उस मंच से किया है। तो ठीक, तो ऐसे में हमें यह समझना पड़ेगा कि सावरकर का इतिहास दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो भी नेता है, जो आइकन है इनके जो है उनके इतिहास को दोहराने का मतलब नहीं है, क्योंकि पहले भी साम्राज्यवाद के समर्थक थे और आज भी साम्राज्यवाद के समर्थक हैं। जबकि हमारा देश आज़ाद होते ही संसद ने यह निर्णय लिया कि हम किसी साम्राज्य का साथ नहीं देंगे या उसके साथ नहीं खड़े होंगे। मतलब साफ था कि सोवियत संघ जैसा देश हमारा एक ऐसा मित्र था जो हमारी भरपूर मदद करता रहा, बदले में उसने कुछ चाहा नहीं। इसके बाद भी हम उसके साथ भी नहीं खड़े हुए। हम एक अलग जो है अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन लेकर के चले थे, लेके आगे चले, और हमारी जो है उस आंदोलन की स्थिति चरम पे थी जी। हमारी बात सुनी जाती थी, हम जो कहते थे गंभीरता से उस बात को सुना जाता था। लेकिन मैंने एक स्थिति ये बनी कि उस समय जो तीसरी दुनिया के लोग हम लोग कहे जाते थे भारतवर्ष, ऐसे जितने भी जो छोटे छोटे देश थे या विकासशील देश थे या
गरीब देश वो थे, गरीब देश थे, वो उन समूह का एक बड़ा संगठन बन गया बड़ा था। समूह था जी जो इस समूह में आया जी और जिसकी अगुवाई भारत ने किया हाँ और बड़े शान से किया। बिल्कुल। लेकिन हम कहाँ पहुँच गए कि ये दिखाई दे रहा है कि विदेश नीति हमारी क्या है, रक्षा नीति क्या है, कूटनीति क्या है, अर्थनीति क्या है, शिक्षा नीति क्या है, हाँ, आंतरिक नीति क्या है। जी ये सारे चीज तो इस नए भारत के नए शासक ने, हाँ, कल उन्होंने न्यू नॉर्मल का भी प्रयोग किया था। न्यू नॉर्मल, हाँ, उन्होंने जिस बात के लिए सेमीकंडक्टर की बात उन्होंने की जी। अब ये देश को पता है कि सेमीकंडक्टर जो है कब स्थापित होता है, कब जो है वो रूप लेता है और कब जो है उसमें काम शुरू हो जाते हैं। मैंने इसकी सेमीकंडक्टर के लिए जब 70s में 71 में इंदिरा गांधी हाँ, अमेरिका गई थी, ये देश को तो मालूम है, वहां से लेकर के आई थी, इस पर और वो चर्चा सारी करने की चीजें- जरूरत हाँ, नहीं है। यानी इतना जो है महाझूठा प्रधानमंत्री होगा इस देश का, ये हमारे जैसा नागरिक तो कल्पना नहीं किया था। नहीं, इसके साथ एक चीज हम कहना चाहेंगे कि सेमीकंडक्टर का जो मामला है, हो सकता अब ये किसने उनकी स्क्रिप्ट लिखी है, ये बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। और दूसरी चीज ये भी है कि प्रधानमंत्री का जो स्क्रिप्ट राइटर होगा उसे ये तो मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के लिए हम कुछ लिख रहे हैं, आवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले के प्राचीर से आप ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, आप स्क्रिप्ट राइटर की सीमाएं हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि वो स्क्रिप्ट राइटर आपको भी तो कुछ जानना चाहिए। हाँ, जो जान रहे हैं माने कि हमको क्या लिखा गया है। हमको जो लिख करके दे दिया गया, हम उसको हम वाचक थोड़े हैं। न जैसे वाचक कि- भी नहीं है। जैसे प्राइमरी और नर्सरी की कक्षाओं में बिल्कुल, लड़कों को बिल्कुल, बोल दिया जाता था कि खड़े हो, आलेख पढ़ो। हाँ, तो वो बात नहीं है, बल्कि जैसे मीडिया कैसी होनी चाहिए, जी जैसे नागरिक कैसे होने चाहिए, जैसे विपक्ष कैसा होना चाहिए, जब सब कुछ तय किया जा रहा है हाँ। तो भाषण भी तय किया गया होगा ना। हाँ। और तय शुदा जो है एजेंडे के तहत वो भाषण लिखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर चीज उसमें बहुत सिस्टमेटिक है। देखिए, आरएसएस का बखान करना, उसी के पैरेलल हट करके सावरकर का वो चित्र महात्मा गांधी से ऊपर दर्शाते हुए वो रिलीज करना, और उसके अलावा जो अभी सेमीकंडक्टर की बात करना, इमरजेंसी की बात करना। आपने इमरजेंसी की बात की, आप और वही सेमीकंडक्टर की बात की। दोनों चीज इस देश को अच्छी तरह से मालूम है, इस देश के हर नागरिक को मालूम है सेमीकंडक्टर किसने शुरू किया, कब आया और कब उसके साथ कौन सा हादसा हुआ। हाँ, तो अब बात यह है कि जैसे गांधी को जब सुभाष चंद्र बोस ने बापू संबोधित किया, बापू शब्द से, तो वो उसके पहले से गांधी दुनिया के कई देशों के हीरो थे। जी, आज भी हैं। हम आज भी हम दावा करते हैं कि जो आइकान इन्होंने बना रखे हैं, चाहे मिथक को या जो है सच व्यक्ति को, वो आइकान के नाम से देश अगर जाना जाता है तो अच्छी बात है। जी, सावरकर को कौन जानता है दुनिया में? राम को, मैं अब कह रहा हूं कि राम को कौन जानता है इस दुनिया में? राम को हम भारत में एक पोषित मिथक को पोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा आस्था का सवाल है। हाँ, देखिए, राम जो मॉरिशस है, इस तरह के जो देश हिंदू राष्ट्र हैं, वहाँ राम की पूजा होती है। हालांकि देखिए, राम की पूजा का सवाल नहीं है, राम की पूजा तो पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ हिंदू फैले हुए हैं, हाँ, वहाँ कर रहे हैं। भारतवंशी जहाँ जहाँ गए हैं, वहाँ वहाँ राम की सभी देवी देवताओं की पूजा हो रही है। बिल्कुल,
बल्कि हमसे तो तेज श्रीलंका निकला जी कि जब ये देखा कि इनके जो है पुराणों में धर्म ग्रंथों में ये पात्र हैं, तो वो उन पात्रों का जो है रचना किया और उसने स्मारक बना घोषित कर दिया अपने के यहाँ। लंका में जो जाने वाले लोग हैं वो क्या देखते हैं? रावण का किला देखते हैं, उसका राजमहल देखते हैं, कुंभकर्ण कहाँ सोता था ये देखते हैं, वो शूर्पणखा कैसे रहती थी वो देखते हैं, सीता जो है कहाँ अशोक वाटिका में बैठाई गई हैं वो देखते हैं। उससे राजस्व हासिल कर रहा है। जी 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 जी। हम को उससे सीख लेना चाहिए, लेकिन हम कैसे सीख लेंगे जब इस देश का प्रधानमंत्री है ही नहीं। अब यह कहने में भी गुरेज नहीं है। हमको तो उम्मीद थी कि एक बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है SIR, जी जी। और जो है निश्चित रूप से लोकतंत्र का प्रहरी, लोकतंत्र का जो है से चुना हुआ हमारा संसद का नेता उस बात पर गारंटी देगा कि किसी को वोटर लिस्ट से निकाला नहीं जाएगा। जी ठीक बात। बल्कि उल्टा जो इन्होंने जो है जो एजेंडा चलाया चुनावी एजेंडा, वो एजेंडा जो है लाल किले पर चलाना शुरू कर दिया। घुसपैठिया। अरे घुसपैठिया धाराशाही हो गया आपका झारखंड में। घुसपैठिया आपने किया तो आप वहाँ चुनाव नहीं जीत पाए। लाल किला चुनाव लड़ने की जगह नहीं है, वो बड़ा गौरवशाली जगह है जहाँ हम पूर्व के किए गए कामों को पर गौरव गान करते हैं, और आगे जो चुनौतियाँ होती हैं उन चुनौतियों को हासिल करने के लिए हम क्या कदम उठाने जाते हैं, यह प्रधानमंत्री का उद्बोधन होता है। नहीं, सही बात है कि लाल किले की प्राचीर से बहुत सारे आइटम्स थे, जैसे कि जो टैरिफ, हालांकि इन्होंने उसको समेटने की कोशिश की, टैरिफ वार को लेकर के वो फिर से ये लौट रहे हैं वापस की ओर, स्वदेशी का और आत्मनिर्भर बनने का जो बातचीत ये शुरू से करते रहे हैं लोग, जनसंघ और RSS के लोग, वही दोहराया। अमेरिका को लेकर के एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। अभी आप ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, उसमें सेना ने जो पार्ट रहा है, सैनिकों ने जो किया, जवानों ने जो किया, उसको हम सलाम करते हैं, हम पूरे भारतवंशी सलाम करते हैं। लेकिन जो एक मुद्दा उठाया था राहुल गांधी ने पॉलिटिकल विल का, वो पॉलिटिकल विल आप सारी बात करते हुए लाल किले के प्राचीर से भी नजर नहीं आया। अब देखिए, पॉलिटिकल विल तो है इनका, लेकिन कहाँ है? बिखराव में, समावेशी नहीं है। कैसे बिखर जाए और हमारा वोट बैंक तैयार हो जाए, वो बिल है इनके पास। पॉलिटिकल बिल इनका यही है, दूसरा कोई पॉलिटिकल बिल नहीं है। एक शासक का राजनीतिक इच्छा शक्ति वो होता है कि हम देश को कैसे आगे ले जाएं, हम देश के जीवन स्तर को कैसे उठाएं, हम नदियों पहाड़ों के जीवन स्तर को कैसे उठाएं, हम बाग बगीचों के जीवन को कैसे उठाएं, हम जंगलों की रखवाली कैसे करें। हम इस पर सुनना चाहते थे कि आप जो है जो आग जल रहा है मणिपुर जो आग जल रहा है छत्तीसगढ़ जंगल में, 2 तरह के आग जल रहे हैं ना। जी। तो जो आग जल रहे हैं उस पर आपने क्या कहा भाई? तो आप तो प्रधानमंत्री तो है ही नहीं है। इनको अगर प्रधानमंत्री कोई कहता है तो हमको लगता है कि उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ये प्रधानमंत्री है ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण ऐसा नहीं होता। और मैं फिर कह रहा हूँ कि गांधी कतई तुम्हारे जो है सावरकर को जो है गांधी के पैर छूने लायक नहीं है। जो देश जो उनकी सोच रही है, जो उनका तरीका रहा है, जो उनका एजेंडा रहा है, उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले तुम हो। इसलिए तुम्हारा भी जो है, अब मुझे एक प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को तुम शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सोचिए, मैं क्षमा के साथ कर रहा हूँ कि एक भारत की गौरवशाली परंपरा है प्रधानमंत्रियों का। ये ऐसा नहीं है, आज तक इतना क्षुद्र प्रधानमंत्री तो आया ही नहीं कभी।
जो केवल झूठ और झूठ, झूठ और झूठ, झूठ परोस रहा है। पिछले स्वतंत्रता दिवस पर भी जो है झूठ लाल किले से परोसने की कोशिश की, और इस बार तो अति कर दिया। बल्कि कहाँ हिम्मत है, यदि भारत की बात सब लोग सुनते हैं तो एक बार क्यों नहीं लाल किले से जो है चित्कार लगाई कि जो है ट्रम्प सावधान हो जाओ। अब एक शब्द आगे मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, भारत नहीं सुनना चाहता। ये कहाँ कह पाए और न कहेंगे, जी जी। क्योंकि ये साम्राज्यवाद के पोषक हैं, साम्राज्यवाद के पोषक रहेंगे। देश जाए भाड़ में, इनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने संकेत दिया भी है कि हम झोला उठा के चल देंगे। अरे झोला उठा के जो है चलने के देगी ना भारत की जनता, तब ना आप चलोगे। इतना आसान है झोला उठा के भाग जाना। अब मोटा मोटी ये समझिए कि माफी वीर और माफी वीर के वंशज अगर गौरव गाथा गाएं, वो भी लाल किले से, तो उसको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वो एक नागरिक के लिए जो है बहुत गंभीर बात है, और बहुत जो है बुरा संकेत है कि आखिर जो है आप जो है देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। क्या खंड खंड में बांटना चाहते हैं? क्या घुसपैठिया अंदर पैठियाँ के नाम पर अलग थलग लोगों को करना चाहते हैं? और इसमें कौन अलग थलग होगा? वो गरीब लोग होंगे, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वो गरीब लोग इसके शिकार होने वाले हैं। और यह जो है शिकार खेलने के शौकीन हैं, उस शौक़ को पूरा करने जा रहे हैं बिहार में। अब देखें, भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने जो है वो किया है कि नहीं, हम आपको नहीं चलने देंगे, आपको ये करना पड़ेगा, वेबसाइट बनाना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। और हाँ, वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने वो 65 लाख की पूरी डिटेल सार्वजनिक करने को कहा। ये अब बड़ा निर्णय है। दोनों स्थितियों में जी देश कैसे बचेगा, यह विपक्ष यानी जनता को और जनता के चुने हुए सांसदों को यह समझना पड़ेगा कि जो है हम इस आंदोलन को संगठित और सुगठित रूप से कैसे आगे बढ़ाएं। 16 को जो हम 17 को जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करें ताकि ये इनको मुँह की खिलाया जाए। नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है, पूरा देश जलने वाला है। हम सब लोग देखते रह जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जलाने के लिए बैठे हुए हैं। अभी आप देखिए, गलती से ही सही, ना समझी में ही सही, क्योंकि यहाँ तो स्क्रिप्ट लिखा गया और उसमें जो है अब देना है कि भाई चुनाव आयोग ने तो ये इतना दे दिया है। अनुराग ठाकुर का जो बयान आया जी, कितना हास्यास्पद है कि एलओपी हमारा मांग रहा है, देश मांग रहा है कि हमको जो है डिजिटल चुनाव की लिस्ट दो, आप नहीं दे रहे हो। पढ़ने लायक दो, आप नहीं दे रहे हो। और जो है अनुराग ठाकुर को कैसे बाईपास हो गया? यह चुनाव आयोग संदेह ही नहीं, पूरी तरह से जो है संदेह में घिर चुका है। नहीं, वो तो अनुराग ठाकुर को चुनाव आयोग ने वो डिजिटल या पठनीय सूची दे करके अपना ही नुकसान किया है, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस और राहुल गांधी जो डिमांड कर रहे हैं इतने दिनों से, उनका समर्थन ही किया है और कुछ नहीं। अब हमें ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। एक नागरिक के चलते पक्ष या विपक्ष सतर्क रहे या न रहे, हम नागरिकों का दायित्व होता है। और ये जो है वो बहुत बड़ा दायित्व आ गया है कि हम अपने देश को और संविधान को कैसे बचाएं, उसकी लड़ाई कैसे लड़ें, कैसे लंबी कतार इसकी खड़ी कर दें, जिससे जो है ये सत्ता से। अब अंत में चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक जो कहा जाता था तानाशाही तानाशाही तानाशाही, और तानाशाही का विकृत रूप फासिस्ट होता है जो हमारे दरवाजे पे आके नाक कर रहा है कि मैं आ चुका हूँ। वो उसका घर में प्रवेश होने वाला है। कितना खतरा है इस देश का कि क्या हम फिर
छोटे 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 राज्यों में बदल जाएंगे, बदहाल हो जाएंगे, फिर वही कबीलाई ज़िंदगी में जाने वाले हैं। क्या फिर हम वही सपेरों का देश बन जाने की कोशिश की ओर बढ़ रहे हैं? यहाँ पर वही विंस्टन चर्चिल की वो पंक्तियाँ याद आती हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो चर्चिल ने जो कहा था कि ये देश चला नहीं पाएंगे और कुछ ही दिनों में ये देश बिखर जाएगा, लेकिन पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट और उस समय के भारतीय जो योद्धा थे, जो राजनीतिक थे, जो कूटनीतिक थे, उन लोगों ने मिलकर के इस देश को ऐसा बनाया, ऐसा सजाया, ऐसा संवारा, ऐसी नीतियां दी कि चर्चिल की वो पंक्तियां बेमतलब साबित हो गई। लेकिन आज 78 साल के बाद, 79 साल के बाद हम पुनः उन्हीं पंक्तियों पर आज चर्चा कर रहे हैं। ये चिंतनीय है, इसका रास्ता खोजना पड़ेगा और इसके लिए समस्त जनता को, समस्त विपक्ष को लामबंद होकर के काम करना पड़ेगा। हालांकि इसकी शुरुआत रविवार से होने जा रही है, एक छोटा सा ही सही, लेकिन इस देश के लिए बिहार हमेशा क्रांति का बिगुल फूंकता रहा है, चाहे वो ब्रितानी साम्राज्य के खिलाफ हो, चाहे जब बहुत संविधान के दायरे में ही रह करके संविधान की कमजोरियों को इधर उधर करके कुछ चीजें हुई आज से 50 साल पहले, उसका भी जवाब देश ने दिया और उसकी भी शुरुआत बिहार से ही हुई थी। आज वो रणनीति की आखिरी रात है। कल सुबह से सासाराम से पटना तक की 1300 किलोमीटर की वो यात्रा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, अखिलेश यादव और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग वहां निकलेंगे, लोगों को बताएंगे। वोटर अधिकार रैली जो यात्रा निकल रही है उसके माध्यम से वोट चोरी को रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। इंतजार करेंगे कल सुबह जब वो वोटर अधिकार यात्रा निकलेगी राहुल गांधी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। क्या कुछ होगा 17 तारीख से 1 तारीख के बीच, इस बीच आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ये केवल इंडिया गठबंधन की जो एक वोटर अधिकार रैली यात्रा है यही नहीं, इसके पैरेलल वामपंथी समूहों ने, वामपंथी दलों ने एक और कार्यक्रम वहां पेश किया है, जो कि अमृत कुमार जी आपको बता चुके हैं। एक कार्यक्रम पूरे देश भर में येचुरी साहब के स्मृतियों को याद करते हुए एक कार्यक्रम ऑलरेडी 12 तारीख को लॉन्च हो चुका है। दूसरा कार्यक्रम कल, परसों शायद वो परसों लॉन्च हो रहा है अमृत कुमार जी, परसों वो कार्यक्रम भी लॉन्च हो रहा है। इन सब को जोड़ते हुए विपक्ष ने तो समझ लिया है और इसीलिए वो यात्रा पर निकले हैं। और आप सबको अच्छी तरह से याद है कि राहुल गांधी की ये यात्रा व्यर्थ नहीं जाती है। याद कीजिए भारत जोड़ो यात्रा को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। मेरी विनती है वीडियो को पूरा देखने की, लाइक करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग की बातचीत पहुँचे, लिहाजा इसे शेयर करें।
जितना हो सके, ताकि हमारी मेहनत लोगों तक पहुंच सके, देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। नमस्कार।